नमस्कार, 7 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने पर बनी सहमति। सभापति की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। मौजूदा सत्र में जीएसटी पास होना मुश्किल। अरुणाचल मुद्दे पर चौथे दिन भी संसद में गतिरोध। राज्यसभा में चर्चा के प्रस्ताव को मंजूरी। अदालत के फैसले को चुनौती देंगे राज्यपाल। कॉल के मुद्दे पर आंध्र विधानसभा में गतिरोध। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख समेत 50 से ज्यादा विधायक निलंबित। जगन रेड्डी का मुख्यमंत्री पर गुमराह करने का आरोप। मौजूदा वित्तीय वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में सरकार ने की कटौती। 7 से 7.5% रहेगी दर। सेंसेक्स में भी 284 अंकों की गिरावट। और चीन की राजधानी बीजिंग में 2 हफ्ते के भीतर दूसरा रेड अलर्ट। शनिवार से मंगलवार के बीच सबसे घने कोहरे की आशंका। सरकार ने की लोगों से घर में ही रहने की अपील। और अब पहली खबर। शीतकालीन सत्र के आखिरी 3 दिनों में विधायी काम निपटाया जा सकेगा। राज्यसभा के सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में गतिरोध खत्म करने पर सहमति बन गई है। हालांकि मौजूदा सत्र में जीएसटी का पारित होना मुश्किल नजर आ रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार से सुचारू रूप से चल सकेगी। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी की बुलाई सर्वदलीय बैठक में इसे लेकर सहमति बन गई है। जो सरकारी बिल हैं, जो देश के विकास से जुड़े हुए बिल हैं, जो देश के आम लोगों, गरीबों, कमजोर तबकों की तरक्की से जुड़े हुए बिल हैं, वो पास होने चाहिए। वो देर रात तक बैठ करके हम पास करेंगे। जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे। हमें लगता है कि जो सोमवार है वो उससे अच्छे दिन के साथ वो शुरू होगा। कुछ बिल जो हैं जिन लोगों का हमने वादा किया था, जैसे SC/ST बिल है, उसका हम लोगों ने वादा किया था कि हम पूरी तरह से इसको पास करेंगे। इसी तरह से एप्रोप्रिएशंस बिल हैं, उनको तो अनिवार्य है पास करना। अगले हफ्ते जिन विधेयकों को पेश किया जाना है उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन विधेयक, विनियोग विधेयक, एंटी हाईजैकिंग बिल, परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक, वाणिज्यिक अदालतों से जुड़ा विधेयक और मध्यस्थता और सुलह संशोधन विधेयक शामिल है। इसके अलावा विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन संशोधन विधेयक, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन संशोधन विधेयक और किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण विधेयक पर भी चर्चा होगी। हालांकि बैठक में जीएसटी को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। हमने अपील की, अरुण जेटली जी ने भी अपील की कि जब इतना पॉजिटिव है सब लोग और सभी पार्टियां उसमें सहमत हैं तो जीएसटी के बारे में भी अभी फैसला कर लिया जाए और जीएसटी को भी पास करा जाए। लेकिन लगभग सभी पार्टियों का मत था, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस बार जो है वो जो मुख्य विपक्षी दल है उसका उसमें सहमति दिखाई नहीं दी। शीतकालीन सत्र के बचे 3 दिनों के दौरान असहिष्णुता, मूल्य वृद्धि, बाढ़ और सूखे के हालात पर चर्चा होने की उम्मीद है। इसके अलावा राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपालों के मुद्दे पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। संसद के मौजूदा सत्र में अवरोध की वजह से सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हुई। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा में गतिरोध खत्म होने पर उपसभापति पीजे कुरियन ने संतोष जाहिर किया। राज्यसभा टेलीविजन के संवाददाता विशाल दहिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 6 अहम बिलों को पारित करने पर जोर दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन प्रोफेसर पीजे कुरियन साहब हैं। सर, जो मीटिंग बुलाई गई थी चेयरमैन साहब की तरफ से, सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, उसमें क्या फैसला लिया गया, किस तरह की बातें? चेयरमैन ने मीटिंग बुलाया था, उसमें ऐसा फैसला हो गया कि 6 बिल डिस्पोज करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 2 बजे से 4 बजे तक बिल लेगा तीनों दिनों में। कुरियन साहब, एक मुद्दा जिसके ऊपर पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जो विपक्षी दल कांग्रेस है उसके सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1-2 बार वेल में भी आए, वो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा। तो जो कुछ सदस्यों का नोटिस है उस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए, गवर्नर के रोल पर डिस्कशन करने के लिए, क्या उस पर भी चर्चा होगी आखिरी 3 दिनों में? गवर्नर का रोल, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रोल पर उन्होंने संविधान को, नियमों को पालन नहीं किया है, ऐसा एक आरोप है। उसके बारे में मोशन है, ये सब्सटेंटिव मोशन है। ये मोशन ने चेयरमैन ने एडमिट किया है। इसके बाद
इसका डिस्कशन होने के लिए गवर्नमेंट का टाइम कन्वीनियंस लेना है। कन्वीनियंस लेकर इन तीनों दिनों में मंडे या ट्यूसडे और वेडनेसडे एक दिन में डिस्कशन हो सकता है। जीएसटी बिल को लेकर कोई सहमति नहीं बनी? मेरे ख्याल के सहमति नहीं है, इसलिए ये इसका एजेंडा में नहीं आया है। ये चेयरमैन ने जो बिल का सहमति है उन बिलों सच बिल लिया है। जीएसटी के बारे में इसका मतलब ये सहमति नहीं है। काम बाकी रह गया है। पिछले कुछ दिनों में जो गतिरोध चल रहा था, जो अवरोध था ऊपरी सदन की कार्यवाही में, उसके चलते वो काम पूरा कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन सुदीप्तो के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। तो स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक संपादक हैं हिंदुस्तान टाइम्स अखबार के। लेकिन विशाल दहिया हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल, ये बताइए कि आम सहमति होने के बाद भी सहमति हुई भी और नहीं भी हुई, जो सबसे बड़ी गले की फांस बनी हुई थी जीएसटी, उस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ पाई? जी बिल्कुल, जहां तक जीएसटी से संबंधित जो संविधान संशोधन विधेयक है उस बात पर कोई सहमति नहीं हुई। और शायद सरकार की तरफ से भी, क्योंकि आखिरी 3 दिन बचे हैं, तो सरकार को शायद ऐसा लग रहा था, सरकार के रणनीतिकारों को, कि अगर जीएसटी पर सरकार अड़ी रहती है तो बाकी जो विधेयक वो पारित कराना चाहती है, जो आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसे विधेयक हैं जो कि लोकसभा से पारित किए जा चुके हैं और राज्यसभा में लंबित हैं, वो उनको शायद उनको भी शायद पारित कराने का मौका ना मिले सरकार को। तो इसलिए शायद सरकार ने थोड़ा सा रणनीति में बदलाव लाते हुए पहले इन विधेयकों को सामने रखा है। खासतौर पे ये वो विधेयक हैं जिन 6 विधेयकों को अगले 3 दिन में पास कराने की बात की गई है, जो कि इस बैठक में समझौता हुआ। ये वो विधेयक है जिन पर मोटे तौर पर सभी पार्टियों की तरफ से सहमति है। शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगी जिसकी तरफ से इन सब बिलों में या इनमें से किसी एक बिल पर कोई असहमति हो या कोई अमेंडमेंट लेकर आना चाहता हो। और उसके अलावा जो 3 बिल हैं, महत्वपूर्ण बात यह है कि विसल ब्लोअर से संबंधित जो बिल है वो, और चाइल्ड राइट से संबंधित जो बिल है वो, और एक और ये जो 3 बिल हैं, इन 3 बिलों को भी चर्चा के लिए रखा गया है। लेकिन इन्हें पारित किया जाए या ना किया जाए वो सदन के पटल पर फैसला होगा। यानी कि इनको अगर मांग हुई तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है, इस पर कोई और भी फैसला लिया जा सकता है। और इसके अलावा 3 दिन में लगभग 3 या 4 ऐसे महत्वपूर्ण विषय होंगे जिन पर जिसे कहा जाए कि अर्जेंट मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक अटेंशन के तहत उस पर चर्चा की जाएगी, जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा गवर्नर के रोल को लेकर, जो कि मोशन एक रखा गया है। क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए रहेगा क्योंकि पिछले 4 या 5 दिनों से कांग्रेस के जो सांसद हैं वो वेल में आकर जो नारेबाजी कर रहे हैं, जिस वजह से पार्लियामेंट या ऊपरी सदन की कार्यवाही जो डिसरप्ट हो रही है, उस मुद्दे को भी इंक्लूड किया गया है चर्चा के लिए। जी हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत विशाल आपका। विनोद शर्मा जी, ये बताइए, फिलहाल देर आयत दुरुस्त आयत, क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि देर अब काफ़ी हो चुकी है, सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, 3 दिनों में आपको लगता है जो ज़रूरी काम पिछले दिनों में होना था वो हो पाएगा? नहीं, लगता तो है, लेकिन पार्लियामेंट के बारे में, सदन के बारे में पहले से कुछ कहना उचित नहीं होता, क्योंकि कभी कभी सब लोग, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी कई बार ऐसा हुआ है कि जो लीडरान लोग हैं वो एक मुत्तहदा करके निकलते हैं और फिर जब हाउस में बात जाती है तो फिर वो बात हाथ से निकल जाती है। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि आखिरी 3 दिनों में कामकाज होगा राज्यसभा में। इसका एक परिप्रेक्ष्य भी है कि कल जब राज्यसभा में काफ़ी हंगामा हुआ तो उसके बाद प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ थे, तो उसके बाद वो चेयरमैन साहब से मिले और लगता है कि ये जो आज गतिरोध दूर हुआ है वो उन दोनों की बातचीत जो हुई आपस में, उसका कोई नतीजा है। और चेयरमैन ने इनिशिएटिव लिया और मीटिंग्स बुलाई, आज मीटिंग बुलाई, कल भी उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वो बिल हैं जिन पे एक राय है और कुछ ऐसे ऑर्डिनेंस जो लाए हुए हैं जिनको अब बिलों के रूप में पारित करना है। अब जीएसटी को चूंकि बहुत ज्यादा सामने नहीं लाया गया, जिस पर मतभेद भी था, तो क्या ऐसा लगता है कि जो मेरा व्यक्तिगत जानकारी है कि जीएसटी पे कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, तो यानी सरकारी हलकों में क्या ये समझ पैदा हो रही है कि इस सेशन में तो कम से कम जीएसटी का कुछ नहीं हो पाएगा? देखिए, बात यह है कि विपक्ष के कुछ तबके, और ये कांग्रेस के लोग नहीं, वाम के लोग ये मानते हैं कि शायद जीएसटी पे सरकार के भीतर भी कोई पुनर्विचार हो रहा है। ये बात है, और उसके कारण ये उनके अनुसार, मेरे व्यक्तिगत मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उनके अनुसार कुछ कारण ये हैं कि कुछ जो संस्थाएं हैं जो जुड़ी हुई हैं बीजेपी की तरह संघ परिवार से, उनका जीएसटी के बारे में उनकी कुछ ऑब्जेक्शंस हैं।
तो देखते हैं कि ये जीएसटी जो इस बार तो पारित नहीं होगा, अगले सेशन में अगर पारित होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जीएसटी अभी अधर में लटका हुआ है, इस पे दो राय नहीं है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर की आशा ये है कि 1 अप्रैल 2016 से ये फंक्शनिंग हो जाए, रोल आउट हो जाए, ऐसा हो पाएगा? लगता तो नहीं है मुझे, लेकिन अगर मन बना लें सांसद तो कुछ भी कर सकते हैं, और अगर मन मुटाव रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए अभी तक जो राज्यसभा में गतिरोध रहा वो मन मुटाव के कारण रहा। अब सरकार ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, सदन को चलाने का मुख्य दायित्व तो सरकार पे ही होता है, हालांकि उसमें विपक्ष की भी हिस्सेदारी होती है। तो दोनों पक्ष अगर अपना रोल निभाएंगे तो ये जो 6 बिल्स हैं उन कानून में पारित हो जाएंगे और कुछ एक कमेटीज़ में चले जाएंगे पुनर्विचार के लिए और बारीकी से विचार के लिए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि बहस भी होगी कुछ मुद्दों पे, जो मुद्दे जैसे महंगाई का मुद्दा है या गवर्नर्स के रोल हैं अरुणाचल के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। क्या आपको लग रहा है कि ऐसे वक्त में थोड़ा सवाल भी उठ रहे हैं, आवाज़ भी उठ रही है कि चेयरमैन के अधिकारों को बढ़ाया जाना चाहिए, जिस तरह से लोकसभा में जो है सस्पेंशन का अधिकार है? देखिए, बात यह है कि जब चेयरमैन साहब ने ये बात उठाई उस वक्त जो मेरी जानकारी है कि सीताराम येचुरी जी ने, जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मेंबर हैं राज्यसभा के, उन्होंने चेयरमैन साहब को ये सलाह दी कि ये सदन के मध्य में ये बात करना ठीक नहीं होगा। सदन जब सेशन के मध्य में, सेशन जब ख़त्म हो जाए उसके बाद रूल्स कमेटी की मीटिंग बुलाई जाए और समस्त राजनीतिक दलों के लेवल पर इसको डिस्कस किया जाए। देखिए, बात यह है कि ये बात सच है कि जो अधिकारों में जो चेयरमैन साहब के अधिकार हैं वो जहाँ तक सदन में सुचारू रूप से काम किया जाए उस लिहाज से थोड़े सीमित हैं, क्योंकि चेयरमैन जो लोकसभा की स्पीकर हैं उन्होंने, आपको याद होगा पिछले सत्र में अपने ही अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए करीबन 20 लोगों से ज़्यादा एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया था। हालांकि कितना अप्रिशिएट उस बात को किया जा सकता है वो भी एक सवाल दूसरी है। हाँ, सवाल ये है उठता है कि जो पहले हमने देखे हैं प्रेसिडेंट्स, उसमें इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग द स्पीकर या चेयर को इन्वॉल्व किए बिना, क्योंकि चेयर जो होती वो इंटरफेस होता है विपक्ष में और जो प्रतिपक्ष है उसमें, वो जो इंटरफेस होता है उसको अनबायस्ड, नॉन पार्टीसन रखना चाहिए। तो ये सवाल उठे थे कि क्या एक हाउस रेजोल्यूशन सरकार की तरफ से नहीं मूव होना चाहिए था अगर उनको निष्कासित करना था तो स्पीकर से क्यों करवाया, स्पीकर के कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाई। उसी तरह से मेरा ये मानना है कि अगर कुछ मेंबर्स को निष्कासित करना है तो उसमें समस्त सदन का एक रोल होना चाहिए, और अगर ये रूल बदलेगा भी तो मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब अगर वो अधिकार मिल जाएंगे तो विभिन्न दलों से बातचीत करके ही वो कदम उठाएंगे अगर किसी को निष्कासित करना जाएगा, अगर मिलता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद शर्मा जी। तो फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। विरासत और रियाज की मिसाल। मेरे माँ बाप जलंधर में पैदा हुए, मेरे माँ बाप का पहला घर हिंदुस्तान है। मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ, मेरा पहला घर पाकिस्तान, दूसरा घर इंडिया है। जिनके नजदीक संगीत सरहद का मोहताज नहीं। तो यहाँ के लोग जितना मुझे मोहब्बत करते हैं, मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं हिंदुस्तान को छोड़ नहीं सकता। यहाँ मोहब्बत का पैगाम लेके आता रहूँगा। मिलिए शख्सियत में मशहूर और मारूफ कलाकार जावेद बशीर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। संसद में आज लगातार चौथे दिन भी अरुणाचल का मुद्दा उठा। राज्यसभा में कांग्रेस को कई विपक्षी दलों का भी साथ मिला। इस बीच सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर बहस के लिए विपक्षी दलों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। हालांकि बहस के लिए समय तय होना अभी बाकी है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने अरुणाचल के मुद्दे को उठाते हुए राज्यपाल को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार सरकार की इच्छा के विरुद्ध सत्र बुलाया गया है। ये स्पीकर ये डायरेक्शन नहीं दी है विधानसभा को कि कौन चेयर पे बैठेगा और कौन नहीं बैठेगा, किस वक्त बैठेगा।
पहले सेशन में कौन बैठेगा और पहले सेशन में कौन सा आइटम लिया जाएगा। जेडीयू, एआईएडीएमके, टीएमसी और वाम दलों ने भी राज्यपाल को हटाने की कांग्रेस की मांग का समर्थन किया। इस संविधान पर जो हो रहे प्रहार हैं और ये सब पार्टियां जो बीच वाली हैं, सर मेरी बात सुनिए, कभी ना कभी किसी ना किसी समय इसका शिकार नहीं है। My point of order is about the constitution. I am asking the chair, if a constitution is violated in such a vulgar fashion, what should this house do? केंद्र सरकार ने इस मुद्दे को उठाने पर ऐतराज जताया। Matter which is sub judice, the matter which is already High Court has given some decision, and by any means you cannot again start discussion on governor's conduct without chairman deciding on the substantive motion. उधर टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने सदन से वॉकआउट कर कांग्रेस के प्रति समर्थन जाहिर किया। गतिरोध की वजह से कई बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर अरुणाचल में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। सदन में इस मुद्दे को उठाने की इजाजत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस सांसदों ने वॉकआउट किया। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अरुणाचल में 16 और 17 दिसंबर को विधानसभा की बैठक में लिए गए सभी फैसलों पर रोक लगा दी थी। राज्यपाल जेपी राजखोवा ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। गुजरात हाई कोर्ट के जज जेबी पार्डीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के लिए राज्यसभा में नोटिस दिया गया। इस पर राज्यसभा के 58 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। ये नोटिस जस्टिस पार्डीवाला के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ दिए गए हैं। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर राज्यसभा के 58 सांसदों ने जस्टिस जेबी पार्डीवाला के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है। सांसदों ने जज के आरक्षण के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर नोटिस दिया है। आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल के केस की सुनवाई के दौरान 2 दिसंबर 2015 को जज ने कहा था कि आरक्षण और भ्रष्टाचार देश को बर्बाद करने वाली दो चीजें हैं। रिजर्वेशन is a state policy and it is in the domain of legislature and it is not for the judiciary or judges to tinker with this state policy. सभी दल के लोग उसमें सम्मिलित हैं। उन्होंने आज नोटिस राज्यसभा के सभापति महोदय को दिया है और उन्होंने कहा कि इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर फिक्स है और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। संवैधानिक प्रक्रिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4) में खास प्रावधान है। नोटिस स्वीकार करने के बाद सभापति 3 संसदीय समिति का गठन कर सकते हैं जो आरोपों की जांच करती है। आरोप सिद्ध होने पर इस प्रस्ताव को राज्यसभा और लोकसभा से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। विशेष बहुमत के तहत कम से कम 2/3 उपस्थित और सदन का कुल बहुमत शामिल होना चाहिए। इसके बाद ही राष्ट्रपति उस जज को हटा सकते हैं। अब तक सिर्फ 2 बार ही संसद में जज के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई है। 1993 में जस्टिस वी रामास्वामी पर महाभियोग चला, लेकिन आरोप सिद्ध होने के बावजूद बहुमत के अभाव में प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सका। वहीं 2011 में राज्यसभा में प्रस्ताव मंजूर किए जाने के बाद जस्टिस सौमित्र सेन ने इस्तीफा दे दिया। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। डीडीसीए से जुड़े मामले में आज लगातार तीसरे दिन राजनीति गरमाई रही। आम आदमी पार्टी ने इससे जुड़े 5 सवाल पूछे तो वहीं बीजेपी ने एक बार फिर आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ खड़े होने की बात दोहराई है। डीडीसीए मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5 सवाल पूछे हैं। आम आदमी पार्टी ने पूछा है कि 21वीं सेंचुरी किसकी कंपनी है, ओएनजीसी से पैसे लेने के लिए दबाव क्यों बनाया गया, स्टेडियम की कुल लागत 114 करोड़ में से 57 करोड़ रुपए किन किन कंपनियों को दिए गए, डीडीसीए से जुड़ी 9 कंपनियां कौन कौन सी थीं, अनियमितताओं का जिक्र क्यों नहीं किया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने सीबीआई को विरोधियों को टारगेट करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार के जो तरीके हैं, जिस तरह से टेरराइज किया जा रहा है ऑफिसर्स को, आप क्या समझते हैं? परसों हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं सीबीआई वाले, डीटीएल पावर डिपार्टमेंट के अंदर गए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में गए, सभी डिपार्टमेंट में चले गए। हर डिपार्टमेंट के अंदर ये हो गया कि कल को सीबीआई आ जाएगी, काम मत करो। बीजेपी ने आरोपों का खंडन किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय से राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है कि सीबीआई अधिकारी का नाम बताएं।
नाम का खुलासा भी करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो ये ना मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि वो सीबीआई की जांच करे, सीबीआई की जासूसी करे और किसी अधिकारी को बुला करके। दूसरी बात यह है कि सीबीआई के अधिकारी का भी ये काम नहीं है कि वो जाकर के अपनी गोपनीयता लोगों के साथ बांटे। एक तरफ जहां पार्टी अरुण जेटली के साथ खड़ी दिख रही है, तो वहीं बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जांच की बात कर रहे हैं। अगर इन बातों पे जांच पड़ताल हो तो जांच पड़ताल होने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इन सबके बीच पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने रविवार को डीडीसीए मामले पर बड़ा खुलासा करने की बात कही है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। आंध्र प्रदेश विधानसभा में आज कॉल मनी का मुद्दा छाया रहा। सदन में गतिरोध पैदा करने के आरोप में विधानसभा अध्यक्ष ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख समेत 50 से ज्यादा विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया। जगन मोहन रेड्डी ने इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। आंध्र प्रदेश विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए ये विधायक वाईएसआर कांग्रेस के हैं, जिनकी मांग सदन में कॉल मनी पर चर्चा की है। शुक्रवार को वाईएसआर कांग्रेस ने यह मुद्दा सदन में उठाया और चर्चा की मांग की, लेकिन सदन में गतिरोध पैदा करने पर जगन मोहन रेड्डी समेत 50 से ज्यादा विधायकों को सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिया गया। वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। Trying to divert this topic into something else. He is conducting raids all over the state. He wants to just dilute this topic into an ordinary high interest rate kind of a scam. इन विधायकों को विधानसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर चर्चा जारी रहने तक निलंबित किया गया है। कॉल मनी निजी तौर पर कर्ज देने से जुड़ा हुआ है, जहां कर्ज चाहने वाले को तत्काल उसके घर पर कर्ज मुहैया कराया जाता है, लेकिन इसके लिए उसे भारी दर पर ब्याज देना होता है। आंध्र प्रदेश में फोन करके लोन लेने और फिर इस रैकेट के चक्कर में फंसने के हाल ही में कई मामले सामने आए हैं। राज्य में अब तक 80 कॉल मनी ऑपरेटरों को अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि इन ऑपरेटरों को राजनीतिक दलों का संरक्षण हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए विकास दर के अनुमान में करीब 1% की कटौती की है। संसद में पेश छमाही समीक्षा में इसे 7 से 7.5% रखा गया है। सरकार का मानना है कि महंगाई के आंकड़ों को देखते हुए दरें घटाने के लिए माहौल अनुकूल है। संसद में पेश छमाही समीक्षा के मुताबिक 2015-16 में 7 से 7.5% विकास दर का अनुमान जताया गया है। पहले ये अनुमान 8.1 से 8.5% की बीच रखा गया था। कम बारिश से कृषि उत्पादन में कमी की वजह से ऐसा किया गया है। Some areas of the economy where we can do much better, or agriculture being that area. Despite 2 deficient monsoons in a row, which has happened after 30 years, the agricultural sector is still growing at 2.2% because of excellent growth in livestock, forestry and fishery. सरकार ने वित्तीय घाटे के 3.9% के लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा जताया है। वहीं 2.8% के राजस्व घाटे के लक्ष्य को भी हासिल कर लिया जाएगा। रिटेल महंगाई दर 6% रहने का अनुमान है। आने वाले वक्त में निर्यात में इजाफे की संभावना है। हालांकि बीते 12 महीनों से निर्यात में लगातार कमी हो रही है। निजी क्षेत्र के निवेश में कमी को बड़ी चुनौती माना जा रहा है। That private investment would remain weak, and public investment needed to kind of fill in for and catalyze and crowd in private investment. Loans to the personal sector are growing very rapidly in real terms, about 15%, whereas loans to industry are growing very slowly. So clearly you can see a contrast between two sectors. सरकार का मानना है कि प्रस्तावित केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी से आगामी वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बरकरार रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लगातार 4 दिन की तेजी के बाद आज शेयर बाजार में गिरावट का रुख रहा। बिकवाली के दबाव में सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। विकास दर के अनुमान में कटौती का भी बाजार पर असर दिखा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 284 अंक की गिरावट के साथ 25,519 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला निफ्टी 82 अंक की कमी के साथ 7,762 के स्तर पर बंद हुआ। आज की गिरावट के बावजूद इस हफ्ते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2% की मजबूती देखने को मिली है। और जाते जाते अगली खबर, चीन में शनिवार से 3 दिनों के लिए भयंकर धुंध की चेतावनी जारी की गई है, जिसकी वजह से चीन में दूसरी बार रेड अलर्ट जारी हुआ है। सरकार ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है।
चीन की राजधानी बीजिंग में भारी धुंध की आशंका के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन ने दिसंबर महीने में दूसरी बार रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बीजिंग के एनवायरमेंट पॉल्यूशन इमरजेंसी रिस्पांस डिपार्टमेंट की ओर से बयान में कहा गया है कि शनिवार सुबह 7 बजे से मंगलवार दोपहर 12 बजे तक धुंध का खतरनाक असर रहेगा। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान के मुताबिक ये इस साल का सबसे घना कोहरा होगा। इस दौरान बीजिंग की आबोहवा पिछले अलर्ट के मुकाबले ज्यादा खराब होगी। प्रशासन ने सड़क पर अलाव और पटाखे जलाने पर रोक लगा दी है। धुंध की वजह से उत्तरी चीन के कुछ हिस्से ज्यादा प्रभावित होंगे। राजधानी बीजिंग के साथ मध्य चीन का शियान इलाका, पूर्वोत्तर शेनयांग और हर्बिन क्षेत्र घनी धुंध से पूरी तरह से ढक जाएंगे। बीजिंग और हुबेई प्रांत के आसपास के इलाकों में PM 2.5 प्रदूषक स्तर 500 मिलीग्राम प्रति घन मीटर से ज्यादा रहेगा, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इसकी अधिकतम मात्रा 25 मिलीग्राम प्रति घन मीटर है। सरकार ने लोगों से घर में रहने की अपील की है। 目前来看呢，这个从19号，也就是周六的白天，中午到傍晚，污染物的浓度预计就会上升到重污染的水平。启动红色预警措施，同时呢，在重污染来临之前，提前启动措施，有助于提前减排。 सरकार ने राजधानी में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को लेकर हाल ही में पहला रेड अलर्ट जारी किया था। चीन के कई शहर प्रदूषण के शिकार हैं, जो सरकार के लिए संकट का कारण बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।